हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू पीसीबी ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेक्चर नंबर 8 की। लेक्चर नंबर 7 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा जिसमें डी करेंट्स पर एनालिसिस किया गया था। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे इंडक्टेंस ऑफ कॉइल्स की। ठीक है, आगे का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस रखता है, सो ध्यान देंगे। एज वी नो दैट जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी, है ना। डी फाइव बाई डी टी ये इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी कॉइल के साथ। फैराडे के सेकंड लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन से आप जानते हैं, सेकंड लॉ को अगर इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो इक्वल टू आ जाएगा और एक माइनस आ जाएगा नेचर की वजह से। तो चलिए हम लोग यही देखते हैं कि जो भी स्ट्रेंथ ऑफ ईएमएफ होता है वो डिपेंड करता है कि किस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये हमें पता है। और देखो ये जो फाई है वो अगर आप किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालना चाहते हैं तो आप लिखते हैं ना बी डॉट ए, तो वही बन जाता है बी ए कॉस थीटा। और अगर एन टर्न्स हो वहाँ पे कॉइल की बात होती है तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फ्लक्स आपका उतना ज़्यादा आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स के केसेस में अगर आप देखिए तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। कैसे? जैसे एक सिंगल सा सर्कुलर टर्न अगर आप ले, सिंगल सर्कुलर कॉइल, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग प्राप्त करते हैं उसकी वैल्यू होती थी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई बाय आर। जो आप सॉल्व करेंगे तो आता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। म्यू नॉट और 2 आर ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो जनरली जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स हमें दिखाई देते हैं जो करंट की वजह से बनते हैं वहाँ पर आपको ये रिलेशन होल्ड करता हुआ दिख जाएगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ओवरऑल क्या मतलब बना, सो देखिए फाई जो है वो प्रोपोर्शनल है बी के और बी प्रोपोर्शनल है आई के। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप फाई को आई से डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, कहाँ पर? तो इस वाले फार्मूले में। तो जो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन था उसमें हम लोग जो ईएमएफ के स्ट्रेंथ की बात करते थे कि वो डी फाइव बाई डी टी के बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे आप ये प्रोपोर्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं कि ये डी आई बाई डी टी के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है आपका दैट इज प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, इस तरह से आप कह सकते हैं। और यहीं पर जब आप एक इक्वालिटी लगाते हैं तो कोई कांस्टेंट आपको के यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर फैराडे लॉ के हिसाब से था तो वो डायरेक्ट इक्वल हो सकता था मैग्नीट्यूड में, तो वो फाई के साथ होता था। लेकिन अब चूंकि फाई प्रोपोर्शनल टू बी है एंड बी प्रोपोर्शनल टू आई है तो काफ़ी सारे कांस्टेंट फैक्टर्स आएंगे, तो इसके वजह से हम लोग को यहाँ पर एक नया कांस्टेंट मिलेगा, तो उसी को आप के कह रहे हो। और नेचर वगैरह को इम्प्लीमेंट करते हुए आप अगर ओवरऑल इक्वालिटी को यूज़ करो तो माइनस साइन के साथ आपको लिखना होगा। सो माइनस के डी आई बाई डी टी। नेचर की हमने बात की, नेगेटिव साइन नेचर के लिए ही है जो बताएगा कि अपोजिंग बिहेवियर का नेचर होगा, जैसा कि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग होता था। कोई भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक ईएमएफ हो, है ना, कोई भी चीज़ जो इंड्यूस होती है वो अपोजिंग नेचर के बिहेवियर की होती है और उसकी वजह से मैथमेटिकली एक माइनस लग जाता है। मतलब कि डी आई बाई डी टी मैंने रेट करंट का अगर बढ़ रहा होगा तो ये इंडक्शन इस तरह से होगा कि वो नहीं चाहेगा कि बढ़े, वो घटाने की कोशिश करेगा। और अगर कहीं पर कम हो रहा होगा तो वो नहीं चाहेगा कम हो, वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से ये अपोजिंग नेचर को शो करता है ये नेगेटिव साइन। तो ये सब चीज़ लिखा गया है वेयर के इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस। इसके को हम लोग को नाम देना है कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस विच इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल ड्यू टू विच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ये कॉइल की अपनी एक प्रॉपर्टी कहलाएगी जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो तब होता है बिकॉज ऑफ यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जैसे कि डी आई बाई डी टी को अगर आप 1 यूनिट मान लीजिए, है ना, 1 यूनिट का करंट चेंज हो रहा है 1 सेकेंड में, तो डी आई बाई डी टी 1 हो गया तो ई एम एफ इज इक्वल टू के, मैग्नीट्यूड वाइज तो आ ही जाएगा। तो उसी को आप कह सकते हैं कि यूनिट रेट ऑफ चेंज जब होगा तो एक ई एम एफ इंड्यूस होगा, कॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी, और वो किसके बराबर होगा? के और ईएमएफ आपस में कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, मतलब यही के हो गया कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, वो ईएमएफ के बराबर हो गया। इसीलिए लिखा हमने विच इज
डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल ड्यू टू विच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ठीक है। और ये क्यों, तो यही di/dt में चेंज होने की वजह से आपका ये k आ जाएगा। तो di/dt अगर 1 हो तो E बराबर k, ठीक है। चलिए, निगेटिव साइन शो करता है अपोजिंग नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को। निगेटिव साइन जैसा हमने कहा कि अपोजिंग नेचर के लिए बताएगा, जैसा कि डिस्कस किया हुआ था फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई में या लेंज रूल्स में। अब यहाँ पर जो ये k है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये दो टाइप के k आपको पढ़ने हैं। एक को कहेंगे कैपिटल L जो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और दूसरा कहलाएगा कैपिटल M कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होगा कि सेम कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज होगी और उसकी वजह से सेम कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, एक इंड्यूस्ड करंट बनेगा। और म्यूचुअल वाले में क्या हो जाएगा कि एक कॉइल में चेंज होने की वजह से दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा या इंड्यूस्ड करंट बनेगा, है ना। तो इसको बारी बारी से अब आगे देखते हैं। तो ये के वैल्यू जो है दो तरह से दिखाई जाती है, कैपिटल L कैपिटल M। कैपिटल L सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल M म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो डिटेल में अब हमको इनके बारे में समझना है। तो आइए पहले देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं हम लोग। सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L से डिनोट करेंगे। क्या होता है, व्हेन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इटसेल्फ, जो कॉइल है उसी में आपका एक सिंगल कॉइल होगा और उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। कॉइल में अगर बाहर से कहीं से करंट आ रहा है और उस करंट की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो एक एक्स्ट्रा इंड्यूस ईएमएफ वहां पर उस कॉइल में जनरेट हो जाएगा, एंड सच फेनोमेनन इज नोन एज द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सच फेनोमेनन इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए ये कॉइल है, इस तरह से हम लोग इसको एक इंडक्टर कॉइल बोलेंगे। तो इस कॉइल में करंट I देखिए आ रहा है और ये I की वैल्यू जो है ये समय के साथ बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। di/dt पॉजिटिव दिए मतलब I जो है वो इंक्रीजिंग है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ऐसा हुआ तो इसी कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा जिसको आप कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस तरह के फेनोमेनन को आप नाम देंगे सेल्फ इंडक्टेंस। तो करंट चाहे बढ़ रहा हो, करंट चाहे घट रहा हो, दोनों ही केस में इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और मैथमेटिकली उस ईएमएफ की वैल्यू क्या लिखनी है, -L di/dt। जितना ज्यादा di/dt की वैल्यू होगी एक कांस्टेंट L से मल्टीप्लाई होगा, जिसके बारे में बाद में हम और कैलकुलेशन करेंगे। तो L से मल्टीप्लाई होगा और उस हिसाब से मैग्नीट्यूड आएगा। माइनस साइन आपको अपोजिंग नेचर को बताएगा, जिसको हम लोग अभी यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। L क्या हो गया, तो वही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, हर कॉइल के लिए अपना अलग अलग आएगा। नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इस माइनस साइन को बता रहा है उसके बारे में समझिए। द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल फॉलो द लेंज रूल एंड हेंस इट इज ऑफ अपोजिंग बिहेवियर। करंट जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है तो नहीं चाहेगा कि करंट बढ़े, अपोज करना चाहेगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस आने वाले करंट को अपोज करेगा। मतलब ये उल्टे तरह से आप मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक सेल लगा हुआ है और उस सेल की ईएमएफ वैल्यू क्या है, तो L di/dt। उस सेल की ईएमएफ वैल्यू क्या है, L di/dt, और ये अपोज कर रहा है। करंट चूंकि बढ़ रहा है तो देखिए इस करंट को रोकने की कोशिश करेगा। तो उल्टे डायरेक्शन में आप इधर लगा सकते हैं, इधर प्लस टर्मिनल और इधर माइनस टर्मिनल। ऐसा भी हो सकता था कि जैसे कि ये हमारा करंट वैल्यू वो लगातार कम होते जाता, di/dt लेस देन 0 निगेटिव का ये मतलब है कि करंट समय के साथ तेजी से घट रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये इसी करंट को सपोर्ट करेगा। इसमें ईएमएफ इस तरह से जनरेट होगा कि वो इसी डायरेक्शन में करंट को प्रोड्यूस करे। सो इस तरह से करे तो, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, L इंटू di/dt। ये फॉर्मूला याद रखना है, L di/dt, ओके। और ये ईएमएफ यहाँ पर सपोर्ट करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, अपोज करेगा। बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा, घटते हुए करंट को सपोर्ट करेगा, ठीक है। यही मोटा मोटी कहने का मतलब है। बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा, घटते हुए करंट को सपोर्ट करेगा, यही हुआ अपोजिंग बिहेवियर, ओके। चलिए इसमें आगे हम लोग और देखते हैं। आइए बच्चों हम लोग इस एग्जांपल में थोड़ा बात करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक कोई पार्ट है जिसमें 4 एम्पियर का करंट देखिए इस तरह से फ्लो हो रहा है। ए से बी तक के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है 10 ओम का और एक सेल दिया हुआ है 4 वोल्ट का, और इस तरह से कनेक्टेड है वो, निगेटिव टर्मिनल यहाँ पॉजिटिव इधर। और ये देखिए 2 हेनरी का एक इंडक्टर कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो 2 हेनरी है ना, ये वही सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू है, ठीक है।
इसके बारे में अगर हम हेनरी के बारे में और बात करें तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमें पता होता है ना ईएमएफ हो गया मैग्नीट्यूड वाइज एल डी आई बाई डी टी। तो हम अगर एल निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। ओके, अब ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से पोटेंशियल या पोटेंशियल चेंज की तरह ही होता है। और आप इसको लिख सकते हैं किस तरह से, पोटेंशियल को वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही पढ़े थे आप लोग, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के रूप में लिख सकते हैं। और चार्ज को क्या लिख सकते हैं, करंट इंटू टाइम लिख सकते हैं, तो आई इंटू टी हो गया। सो वर्क डन अपॉन आई टी, ये आपका चलेगा ईएमएफ की जगह पर या फिर वी की जगह पर या डेल्टा वी की जगह पर। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन करंट इंटू टाइम। तो देखिए उस हिसाब से यहाँ पे वर्क डन के लिए जूल लिख देंगे हम लोग, क्योंकि ईएमएफ का लिखना है अब हमको यहाँ पे यूनिट, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जूल हो गया, आई के लिए एम्पियर हो गया और टी के लिए सेकंड हो गया। ठीक है, तो जूल अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड, ये हो गया ईएमएफ के लिए। और जो बच गया नीचे में क्या है, ये डी आई बाई डी टी, तो डी आई वही करंट चेंज की वैल्यू, तो वो भी एम्पियर होगी। और ये टाइम जो भी था उसके लिए सेकंड आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए सेकंड कैंसिल हो गए और क्या बचता है, जूल अपॉन एम्पियर, जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर, सॉरी जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर एम्पियर जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर। और इसी को आप नाम देते हैं हेनरी। ठीक है, तो हेनरी के सम्मान में इसको हेनरी कहा गया, जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर को। और इसलिए साथ डायमेंशन भी अगर देखना चाहें आप तो आप देख सकते हैं, जूल के लिए आप लिख दीजिए जो वर्क डन का डायमेंशन है एम एल टू टी माइनस टू, और ये एम्पियर है तो ऊपर जा करके ए माइनस टू आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस है तो उसके लिए जो आपका डायमेंशन बना इस तरह से बन गया, और जो यूनिट बना वो जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर बोलिए या फिर उसको हेनरी बोल सकते हैं, तो ज़्यादातर हेनरी ही चलता है। सो 2 हेनरी, इस तरह से हम लोग ये इंडक्टर कॉइल की वैल्यू दे रहे हैं, एल वैल्यू दे रहे हैं। और यहाँ पर गिवन है कि जो करंट है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है, डी आई बाई डी टी 2 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीजिंग है। मतलब कि अगर नेक्स्ट सेकेंड में देखोगे आप तो ये क्या हो चुका होगा, 2 से बढ़ चुका होगा, 6 एम्पियर हो चुका होगा। तो इस तरह से दिया हुआ ये कंडीशन है। आपको क्या पूछा है, आपको कहता है कि ये टर्मिनल से ये टर्मिनल तक हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, मतलब वी ए माइनस वी बी या फिर वी ए बी सेम थिंग है, वो पूछता है हमको। तो क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो यहाँ ड्रॉ होगा उसमें देखिए ध्यान से आप, 10 ओम रहेगा, 4 अभी चल रहा है उसी वक्त निकालना है, ये भी 4 का इस तरह से एज इट इज लग गया। इसके जगह बस इंडक्टर कॉइल की जगह क्या करना है कि ईएमएफ आपको यहाँ पे रख देना है, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा ये। अब चूंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग नेचर है तो ईएमएफ क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, इस आने वाले करंट को अपोज करेगा, उल्टे डायरेक्शन में लग जाएगा, तो कुछ इस तरह से लग जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी ईएमएफ की, तो एल डी आई बाई डी टी, एल की वैल्यू 2 रखिए और डी आई बाई डी टी क्वेश्चन में भी 2 कह रहा है, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 वोल्ट का अपोजिंग इस तरह से लग जाएगा। और अब आप ए से बी तक के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग अब आप यहाँ से वहाँ चले जाओ। तो अब जब आप रेसिस्टेंस के अक्रॉस इसको पार करते हो तो आई इंटू आर लिखना होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 4 आई आर हो गया 40 हो गया यहाँ पे। फिर देखो निगेटिव टर्मिनल से एंट्री करेंगे तो निगेटिव बताया था तो -4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल से एंट्री होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। तो एज इट इज़ ये कितना बन गया 40 -4 + 4 ये कैंसिल हो गया, तो ये 40 आपका बचेगा। सो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट आपको मिल जाएगा। तो इधर 40 वोल्ट हायर रहेगा और बी वाले टर्मिनल से ए वाला टर्मिनल 40 वोल्ट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अर्थिंग होती तो ये 0 तो ये 40 है ना, अगर यहाँ 10 होता तो ये 50 ये 10, इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो ये 40 वोल्ट आपका आंसर है। इसी में मान के चलिए अगर हम लोग कहें कि ये इतना ही डिक्रीजिंग में अगर होता, डिक्रीजिंग, तो आंसर कैसे चेंज हो जाता, अगर ये डी आई बाई डी टी 2 एम्पियर पर सेकेंड से डिक्रीजिंग होती तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपका सपोर्टिंग नेचर का ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस इंडक्टर कॉइल में करंट अगर यहाँ से घट रही है तो क्या होगा, ये सपोर्ट करेगा, एल डी आई बाई डी टी 4 वोल्ट से अब सपोर्टिंग आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए वी ए बी लिखना है, ये तो एज इट इज रहेगा आई इंटू आर के हिसाब से 40, और फिर यहाँ पर -4 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, अब ये -4 हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो गया 40 -4 मतलब 32 वोल्ट आपका यहाँ पर जवाब बनेगा इसके साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल रहते हैं, फाइनल एग्जाम में भी इस तरह का सर्किट का कोई पार्ट दे करके पूछता रहता है। तो यहाँ तक क्लियर करिए, आगे बढ़ते हैं। आए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग अब बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो एल कोई वैल्यू के बारे में कैलकुलेशन करना है, बहुत ही आसान है, ध्यान रखना।
जैसे हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज अगर काम करें तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो डी फाई बाई डी टी आपने पढ़ा, जो हो जाएगा आपका एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये आपका रहता है, और इसी ईएमएफ को आपने एल डी आई बाई डी टी भी लिखा है यहाँ पर, और यही डी फाई बाई डी टी के भी बराबर है, और यही ईएमएफ है, सब तो एक जैसे हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज हमने माइनस साइन को हटा लिया, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अब क्या करो, dt से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों में dt से मल्टीप्लाई कर दो, ई dt बन जाएगा, इसका dt गायब हो जाएगा, डी फाई बन जाएगा, इसका dt गायब हो जाएगा, एल डी आई बन जाएगा। इसका मतलब ई dt देखो यहाँ लिखा हुआ है, एल डी आई यहाँ लिखा हुआ है, और ये डी फाई अकेला यहाँ बना हुआ है। सो एल डी आई इक्वल टू ई डी टी इक्वल टू डी फाई, डी टी से गुना करने पर ये चीज़ दिखेगी हमको। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को सिर्फ आपको यहाँ पर ठीक से देखना है। देखो एल डी आई रखो और इधर डी फाई रखो, और इन्हीं दोनों को एक साथ आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, जैसे शुरू में फाई इनिशियल था, उस समय कोई करंट मान लो कि 0 था, और बाद में जो है क्यू फाइनल हुआ, फाई फाइनल हुआ, और उसमें करंट आई हो गया, तो एल 0 से आई डी आई, आई का इंटीग्रेशन हुआ, मतलब लिमिट रखे 0 से आई, और फाई का लिमिट रखे फाई इनिशियल से फाई फाइनल। तो ये क्या बन गया, एल इंटू आई बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, ये आपका आ जाएगा फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, जिसको आप डेल्टा फाई डायरेक्टली कह सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको एल का कैलकुलेशन चाहिए तो आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा फाई, और क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा उस वक्त के करंट की वैल्यू से, मतलब चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट अगर आप निकालते हो तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एल की वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जरूर ध्यान रखें। इसी में एक और फार्मूला देखिए आता है, ऑल्सो इन मैग्नीट्यूड, आपका ई जो है डी फाई बाई डी टी, एक बार फिर से लेके आप चले, है ना। और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आई कैसे डिफाइन होता है, तो डी क्यू बाई डी टी से डिफाइन हुआ था। सो डी क्यू की जहाँ भी जरूरत होगी हम आई डी टी लिख सकते हैं, डी क्यू बराबर आई डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, अब यहाँ से देखिए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई लिखिएगा तो ई इंटू डी टी इस तरह से लिखा जा सकता है, मतलब ये वाला जो टर्म है ई डी टी डी फाई, इनको हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। अब ईएमएफ जो है उसको क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ एक तरह का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको आप आई आर लिख सकते हैं, आई इंटू आर, तो आई आर डी टी। अब इसमें आई और डी टी को एक साथ रखिए, रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का कांस्टेंट है, आर फिक्स है, तो आर बाहर हो गया, आई डी टी एक साथ रखा, और फिर यहाँ आ जाइए, इसका इंटीग्रेशन वही डेल्टा फाई है ना, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई और क्यू इनिशियल क्यू फाई इनिशियल फाई फाइनल, तो वो डेल्टा फाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं डेल्टा फाई, और ये आपका आर बाहर होगा, फिर आई डी टी आपका इस तरह से चलेगा। अब देखिए करना क्या है, आई डी टी को आपने क्या बोला, डी क्यू बोला, सो डी क्यू आप यहाँ पे रखिए, सो आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और डी क्यू उसी तरह से फिर क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप डेल्टा क्यू निकालना चाहते हो तो आपको डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये यहाँ पे करना पड़ेगा। तो डेल्टा फाई बाई आर अगर आप करते हैं तो आपको मिलता है क्या, डेल्टा क्यू वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा क्यू को आप क्या बोलेंगे, चार्ज फ्लोन थ्रू सर्किट ड्यू टू फ्लक्स चेंज। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या कहलाएगा, चार्ज फ्लोन थ्रू सर्किट ड्यू टू फ्लक्स चेंज, फ्लक्स में जितने का चेंज आएगा उसमें अगर आप आर से भाग देते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, डेल्टा क्यू, विच इज चार्ज फ्लोन थ्रू सर्किट ड्यू टू फ्लक्स चेंज। तो काम की बात इतनी सी है कि चेंज इन फ्लक्स को निकालना है, अगर आपने करंट से डिवाइड किया तो सेल्फ इंडक्टेंस मिलेगा, और अगर आपने रेसिस्टेंस से डिवाइड किया तो चार्ज फ्लो मिलेगा। ठीक है, तो डेल्टा फाई निकालना है, करंट से डिवाइड किया तो एल मिलेगा, रेसिस्टेंस से डिवाइड किया तो चार्ज फ्लो मिलेगा। ठीक है, इतनी सी बात है जो आगे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली है। सो एल इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आई एंड डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर, ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे से इसको याद रखना है। यहाँ तक नोट करें, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे रिंग के केस में, स्क्वायर लूप के केस में, और सोलेनॉइड के केस में सेल्फ इंडक्टेंस का कैलकुलेशन। तो रिंग के केस में देखिए, एक सर्कुलर रिंग है हमारा जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और मान लीजिए इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, r रेडियस हो गया। तो यहाँ पर जो सेंटर पर आपका फील्ड बनेगा, मान लेते हैं रिंग बहुत छोटा है तो सेंटर पर यूनिफॉर्म फील्ड है यहाँ पर, तो उसी को कैलकुलेशन करना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर, आप जानते हैं इस तरह के फॉर्मूले को। तो यहाँ पर जो भी फ्लक्स आएगा, चूंकि शुरू में करंट 0 था, बाद में आई हो गया,
तो जो भी चेंज इन फ्लक्स होगा वो n टाइम्स b इंटू ए हो गया एक सर्कुलर टर्न के लिए, और n टर्न्स है तो n भी आप लिख सकते हैं। अब इस b को हमने यहाँ पे पुट किया तो आप देखिए, और a हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से जब आप पुट करते हैं तो ये देखिए आपको फाइनल फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर एन स्क्वायर आता है। तो आप डेल्टा फाई बाई आई अगर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एल मिलता है। तो डेल्टा फाई आपके पास है, ये आई इधर लेकर के डिवाइड कर दीजिए तो वो बन जाएगा एल। सो एल बिकम म्यू नॉट बाई 2 पाई आर एन स्क्वायर। ठीक है, तो अगर किसी सर्कुलर टर्न के लिए है तो यही वैल्यू। सो एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। समझ सकते हैं आप इजिली। इसी प्रकार से हम अगर स्क्वायर लूप के लिए काम करें तो देख सकते हैं स्क्वायर लूप में करंट आई फ्लो हो रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहाँ पर भी जो सेंटर पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि सभी साइड लेंथ के लिए बराबर बराबर आएंगे। तो 4 टाइम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई एन आई, और ये दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक एल बाई 2, और फिर यहाँ पे साइन जो एंगल्स होंगे यहाँ पे 45 के साइन प्लस साइन बीटा, इस तरह के एंगल्स को आपने पढ़ा हुआ है तो वही सब पुट किया। और फिर इसको हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए ये इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। सो डेल्टा फाई अब हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ भी n टाइम्स b इंटू ए होगा, n टाइम्स b इंटू ए। तो उसी हिसाब से आपको ये b जो निकला है इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे, और n रहेगा, a रहेगा, एरिया क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। और आप देखिए ये जो निकला l, ये वैल्यू अब एल निकाल रहे हैं। सो डेल्टा फाई बाई आई आपको करना पड़ेगा। सो डेल्टा फाई आपके पास ये है और आई आपके पास ये है, तो आप डिवाइड करें, देखिए क्या बच गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 8 रूट 2 एन स्क्वायर, चूंकि ये एन दो बार गुना हो जाएगा इंटू एल। देख सकते हैं, तो यहाँ भी कैपिटल एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो इसी प्रकार बच्चों अगर आप सोलेनॉइड में भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यही L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N स्क्वायर भी हो सकता है, और ये स्मॉल n जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है उसी हिसाब से ये प्रोपोर्शनल आएंगे। कैसे, तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा फाई जो आप लिखेंगे वही n टाइम्स बी ए, n हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, L इसकी लेंथ हो गई सोलेनॉइड की, I करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं यहाँ पे म्यू नॉट एन आई आता है, n जहाँ होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये कैपिटल N बाय L हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल N बाय L इंटू आई। और ये b की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है, तो उससे आपको मिल जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए। ठीक है, और जब आप L निकालने जाएंगे तो डेल्टा फाई बाय आई करना होता है, और आपको जो बचेगा म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है, तो कई बार ये फॉर्मूले पर भी सवाल रहते हैं, तो ध्यान रखना है। और कैपिटल N को अगर आप स्मॉल n में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से कैपिटल N बाय स्मॉल एल इज स्मॉल n क्या है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप इसको पुट करिएगा तो ये फॉर्मूला भी बन जाता है। तो कभी इस पे भी सवाल रहते हैं, सो आप देखिएगा। सो दोनों ही कंडीशन में आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल आता है। तो ये सब जानकारी काफी काम की है, और ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इन पर सवाल रहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस जो होते हैं वो कॉइल्स के लिए वो प्रोपोर्शनल होते हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के। कभी कभी थ्योरेटिकली भी पूछता है। सो एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये सब याद रखना है। और इस कैलकुलेशन को अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, और ये फार्मूला सब भी थोड़ा जहाँ तक हो सके इसको याद रखिएगा। तो कभी कभी सवाल आता है तो इनमें आप पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो भी पूछ रहा हो। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही रखेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एनर्जी वगैरह से रिलेटेड कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़े, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।